अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। तमाम शुकूक व शुबहात, अगर मगर की सूरत हाल और हाँ ना के सवालों ने आज बिलाखिर दम तोड़ दिया है, क्योंकि मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दिया है बल्कि कहा है कि अब अगर किसी ने कहा कि अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, यानी सवाल पूछा, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत को अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है, ये कहते हुए अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। यानी इंतखाबात का माहौल बन चुका है और आने वाले दिनों में अब क्या सियासी गहमा गहमी होगी, क्या तैयारियां हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात, जीत के दावे, और इस सब माहौल में हो क्या रहा है, ये आज हम न्यूज़ रूम में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मईशत के हवाले से हम बात करेंगे जो कि तरक्की की राह पर गामजन है। क्या पेशरफ्त हुई है ये भी आपको बताएंगे। स्टॉक मार्केट 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें होने वाली पेशरफ्त पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ स्मॉग की सूरत हाल, असरात और सबबाब जानने की कोशिश करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का भी जायजा लेंगे। फ़लस्तीन इसराइल जंग की सूरत हाल भी जानेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों का हाल आपको बताएंगे। दीगर इशूज़ भी डिस्कस होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंतखाबात की। जैसा कि आपको बताया कि तमाम सवालात उनके जवाब हमें मिल गए हैं एक सूरत में कि 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। सो जानिब से ये वाजे कर दिया गया है। कहा गया था कि जो तारीख अनाउंस होगी वो अब पत्थर पे लकीर होगी, यानी कहा गया कि इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं यकीनी तौर पर। और इसकी मुबारकबाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दी है। तहरीक इंसाफ भी इस पर खुशी मना रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुताल्लिक जो दरखास्तें थी उन्हें निपटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह बता दिया। इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद अटर्नी जनरल ने कॉपी अदालत में जमा करवा दी और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। वफाक सूबाई हुकूमतों ने इत्तेफाक किया इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। अगर किसी ने कहा कि अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। अदालत को अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है और यूं इस केस को निपटा दिया गया। इलेक्शन की तारीख आ गई और अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि ये फैसला, इस पर अमल दरामद अदालत की जिम्मेदारी है। बस ये नहीं कहा कि वो जो गुज़श्ता फैसला है उस पर अमल जो नहीं हुआ हम उस तरह होने नहीं देंगे, लेकिन बात कमोबेश की वही गई है। बिल्कुल ऐसे ही 90 दिन में इंतखाबात करवाने का केस सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी हुआ। हुक्मनामे में अब क्या कहा गया आपको बताते हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। अदालत की जानिब से कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर की जानिब से असम्बली की तहलील गैर आइनी थी। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर और वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इख्तलाफ हुआ। पूरा मुल्क इस शशो पंच में था कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे। 2 नवंबर 2023 की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक किया गया। आइन और कानून पर अमल दरामद हर शहरी पर फर्ज है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि हम सिर्फ ये चाहते थे कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की सहूलत कारी की जाए। आला आइनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हुक्मनामे में कहा गया कि सदर ने कहा है इलेक्शन कमीशन हुकूमतों से मुशावरत के बाद ऐलान करे। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया कि सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं है, ये वाज़ेह किया गया। कहा हर आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी इदारे के पास नहीं है। आइन को बने 50 साल गुजर चुके हैं। अब कोई इदारा आइन से ला इल्म होने का भी नहीं कह सकता। 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। हर आइनी खिलाफ वर्जी के असरात संगीन और दूर रस होते हैं। तो ये तफसीली हुक्मनामा है जो कि जारी कर दिया गया है। 90 दिन में इंतखाबात करवाने का केस था। इस सिलसिले में जो आबिद जुबैरी, दीगर कुछ वकला, पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से जो दरख्वास्तें गई थी आज वो निमट गई हैं और निमटी इस अच्छे नोट पर हैं कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अब तक उठाए गए इक़दाम पर भी इत्मीनान का इजहार सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस सिलसिले में जो ROs हैं यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं
उनके लिए जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनसे मदद मुआवनत दी जाएगी। अदलिया पहली प्रायोरिटी बताई जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक के उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में एक अहम बैठक हुई। कानूनी टीम और इलेक्शन विंग के अफसरान इसमें शरीक थे। हुक्काम को इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी लाने की हिदायत की गई। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। रोज़ाना की बुनियाद पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्टाफ को ये हिदायत भी करती है। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब अगर हम सियासी पार्टीज़ की बात करें और पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने कौम को इलेक्शन के चांद की मुबारकबाद दे दी है और कहा है कि हमें खुशी है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। उनका शिकवा ज़रा सुनिए। तो ये तो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल है। इलेक्शन के चांद की मुबारकबाद दी जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी आम इंतखाबात की तारीख आने पर आवाम को मुबारकबाद दी है। और इस सारे मामले पर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने तो ये तक कहा है कि अगर हमें प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई तो फिर हम अदालत उज़्मा की तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार फिर जाने का इशारा किया गया है। ऐसे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि बल्ले का निशान भी होगा और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो होंगी मैदान में और उसके बाद इंतखाबात होंगे। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। इंतखाबात की बात कर रहे थे, अब हम पीटीआई की बात करते हैं जो कि आम इंतखाबात की तारीख आने पर आवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि मसाइल का हल इलेक्शन में है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमें इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा किया है, तो दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात में पीटीआई की शमूलियत से मुतालिक भी अहम बयान देते हुए कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई को चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडियलाइज करता था, ये भी कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। तो इस तरह से ये तो कंफर्म हो गया कि बल्ले का निशान मौजूद होगा बैलेट पेपर पर, और साथ ही साथ अब ये प्लेइंग फील्ड होगी या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये एक सवाल अलबत्ता मौजूद रहेगा। देखना होगा। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इनके रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। कुछ लोग अभी भी सहूलत कारी कर रहे हैं। एक कैदी को जेल में 5 स्टार होटल वाली सहूलियात दी जा रही हैं। सुनिए क्या कहते हैं। तो बजाय इसके कि 11 साल फॉरेन फंडिंग केस जो है या डिले टैक्टिक्स जिस तरह वो इस्तेमाल करती है टीम, अगर उस तरह रहेंगे तो फिर फ्री इलेक्शन कौन कहेगा। तो खैर, पीपल्स पार्टी की खुशी आपने देख ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज उसका इजहार भी कर दिया। फरतुल्ला बाबर भी कहते हैं कि सियासी पार्टियों को इस सारे माहौल में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो फिर ये इंतखाबात मशकूक होंगे। बेहतर होता इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर हो जाते। इलेक्शन कमीशन से फौरी तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाने का भी फरतुल्ला बाबर ने मुतालबा करते हुए कहा कि 2018 के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। इलेक्शन तारीख देना मसले का हल नहीं है, साफ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब भी वो जो कुछ लोग हैं वो आइन के मामलात को जिस पर गहरी नज़र रखते हैं और अपनी राय रखते हैं और उसका फिर बरमला इजहार भी करते हैं, वो बारहा ये कह रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन जो हो रहे हैं ये बर वक्त नहीं है, ये 90 रोज़ की जो मियाद है उससे ज़ायद हो चुके हैं, तो ये गैर आइनी और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी के नहीं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी कुछ शिकवे किए हैं और कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। हमने इलेक्शन की ज़्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था। खैर, इस सब मामले को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब, डायरेक्टर नॉर्थ, और शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर नज़र रखती हैं। तो आदिल साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं शबिया से कुछ लेटेस्ट मामलात को जान लूँ, समझ लूँ। शबिया, बताइएगा, इजलास इलेक्शन कमीशन में हुआ, इत्मीनान का भी इजहार किया गया, कुछ हिदायत भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने दे दी हैं। अब माहौल क्या है, तैयारियों के हवाले से क्या खबरें हैं इलेक्शन कमीशन से?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 8 फरवरी का है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रात की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी गैर रस्मी जो गुफ्तगू थी मीडिया के साथ, उसके साथ उन्होंने ये बुलाया कि तमाम जो सियासी जमातें उन्हें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और उसके साथ उन्होंने यही कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन भी हों और फेयर इलेक्शन भी हों। इसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और हम ने जो शेड्यूल जारी करना है उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम जल्द ही वो जारी करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो कोर्ट में अपनी तारीख देंगे इलेक्शन के हवाले से, तो कोर्ट में दी जाने वाली तारीख जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब उनसे कल ये सवाल किया गया कि पहले 4 फरवरी का कहा गया था, फिर 11 फरवरी का कहा गया, तो ऐसी क्या बात हुई कि आप ऐवान सदर भी गए, वहाँ से अटॉर्नी जनरल भी आए, लेकिन जो तारीख थी वो 8 फरवरी हुई। तो उन्होंने कहा कि हम कुशन रखना चाह रहे थे कुछ डेट्स का, ताकि जो इंतजामात हैं उनमें कोई कमी ना रह जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी जो इत्तेफाक के राय से ही 8 फरवरी जो है वो सामने आई है। इलेक्शन कमीशन अपनी फुल तैयारियां कर रहा है और हम अपने इंतजामात जो हैं मुकर्रर डेट्स पे जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। मैं ज़रा आदिल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। आदिल साहब, यकीनी तौर पर ये जो सारे मामलात हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन मैं इसमें एक पहलू शामिल करना चाहता हूँ और वो ये कि कल जिस तरह से वो जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि बल्ले का निशान भी होगा, फिर उन्होंने कहा कि मकबूल लीडर हैं, फिर साथ ही कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करते और फिर वो आइडियलाइज़ करने वाला भी जिक्र कर गए, तो ये थोड़ा इस टाइम पे इनसेंसिटिव नहीं हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से? देखिए, वो जाहिर सी बात है वो एक जेस्चर देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी क्या सराहियां थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, जो है तहरीक इंसाफ के उनके चेयरमैन के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो वो उन्होंने कोशिश की है कि वो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड या किसी पार्टी को कॉर्नर करने के हवाले से जो मामलात मीडिया में ज़ेर बहस थे या मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली उस सूरत हाल से अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये हर इलेक्शन से पहले इसका अपना एक मेयार है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको अपने तरीके से देखती है, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो। तो पीपल्स पार्टी इससे पहले जब नून मुसीबत में थी 2018 में, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी अपने लिए रास्ता निकाल रही थी और उसमें एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बलूचिस्तान में एक रोल प्ले किया। और इसके अलावा बहुत सारी जगह पे चेयरमैन सेनेट की जो तकर्री थी उसने पीटीआई के साथ मिलकर रोल प्ले किया। तो ये हर मौके पे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मफादात को देखते हुए इकदाम करती है। जो पीपल्स पार्टी 3 दफा सिंध में गवर्नमेंट बना सकी है, तो वो यकीनी तौर पर उन्होंने बहुत सारी जगहों पर कंप्रोमाइज किया था, जिसकी वजह से उनको वो सिंध हुकूमत जो मिली थी। इस दफा जो सूरत हाल है वो उनको सिंध हुकूमत जो है उसके खतरात उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, जिसकी तशवीश उनको लाक है। तो जो जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, देखिए तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में तो कोई शक नहीं है कि उसके पास वोटर भी है, लेकिन मसला यह है कि इलेक्शन जो है ना वो 3 तरीकों से लड़ा जाता है। एक इलेक्शन से पहले जो मैनेजमेंट होती है, और एक इलेक्शन वाले दिन मैनेजमेंट होती है, और एक इलेक्शन के बाद जो लोग जीतते हैं उनको आज़ाद, जैसे हमने माजी में देखा था कि जहाज भर भर के जो है वो उनको लाया गया था और हुकूमत में शामिल करवाया गया था आज़ाद उम्मीदवारों को। तो अब जो तहरीक इंसाफ मकबूलियत के बावजूद उसके लिए सबसे बड़ा है कि उसके पास ना, मेरे ख्याल में ये जो आपने तीनों बातें की हैं आदिल साहब, जो 3 आपने फ्रंट बताए हैं इलेक्शन के, इसमें से एक शायद तहरीक इंसाफ को, शायद मेरा मोहतात अंदाजा मैसर हो, और वो इलेक्शन डे पर सिर्फ मैसर होगा, ना उससे पहले वाला मैसर होगा। और खैर बाद वाले तो अपना जहाज़ लेके ही कहीं और चले गए। बहुत शुक्रिया आदिल साहब और शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थे। और ये हैं मामलात, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या हैं, दीगर क्या चीज़ें हैं। खैर, लेकिन आज की एक सबसे बेहतरीन और पॉजिटिव खबर तो एक तो ये है कि इलेक्शन की तारीख आ गई, और उसी के साथ फ़ौरन आपको फिर स्टॉक एक्सचेंज से क्या शानदार खबर। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। आपको बताते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं कि 6.5 साल बाद बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने काबिल जिक्र संगे मील उबूर किया है। तो काफ़ी अरसे बाद ये अच्छी खबर सामने आई है मईशत को लेके, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो दिन हैं वो मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन लिए अगर हम बात करें तो जैसे इंतखाबात का बड़ा है, लेकिन
लेकिन उससे भी ऐलान बहुत पहले जवेरिया 2-3 चीज़ें और हैं, शायद हम इसमें SIFC का जो इनिशिएटिव है उसकी सूरत आपने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुला हुआ है, तो वहाँ से भी IMF के साथ हाँ IMF के साथ आपने जिस तरह से, लेकिन SIFC ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। फिर उसी सिलसिले की कड़ी वो मिनरल समिट था जिसके अभी मैं विजुअल्स चलते हुए भी देख रहा था कि वहाँ पर भी आपने अपने मामलात को ओपन किया दुनिया के लिए कि वो आए इन्वेस्ट करें, एक्सप्लोर करें। फिर IMF के साथ जो चीज़ों को हम लेकर चले, और इसमें एक अच्छी चीज़ हमारे लिए ये हो गई कि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ें नीचे आती रहीं और फिर डॉलर के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ उसके समरात हमें मिलना शुरू हो गए और रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंटिमेंट, और अब उसके जो समरात हैं वो हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। खैर, पाकिस्तान और IMF की अगर हम बात करें तो उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और जो इनके दरमियान मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। FBR हुक्काम ने रेवेन्यू टारगेट और रिफंडेड अदायगियाँ और इसके साथ साथ जो छूट थी उस पर ब्रीफिंग दी है। FBR ने रिपोर्ट आलमी मालियाती इदारे के वफ्द के साथ शेयर कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया है। इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है और पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी गई। रेवेन्यू टारगेट रिफंड्स अदायगियाँ और टैक्स छूट पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है, जबकि IMF की शराइत के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ की गई। तो मुल्की मैशत को मुस्तहकम करने का मिशन लिए IMF के साथ ये मुज़ाकरात जारी हैं। जो टारगेट्स दिए गए थे उन्हें अचीव करने की कोशिश भी की गई है। मईशत मुस्तहकम, इससे खैर हम इससे पहले ये कर लें कि मईशत के पहियों को रवां रखने के लिए ये हम बार बार IMF के पास जाते हैं। मईशत तो हमारी उस सूरत मुस्तहकम होगी कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी को बेहतर करें और खैर प्रोडक्ट मैनुफैक्चरिंग हमारी सस्ती हो। अल्लाह करे कि वो दिन भी हम देखें, लेकिन अभी तक मईशत का पहिया चलता घूमता फिरता हमें नज़र आ रहा है, जो कि बेहतर है इन हालात में भी। मुल्की सालमियत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम अलबत्ता लिए जा रहे हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे का प्लान शेयर किया। गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन को अब तेज़ करने का भी फैसला हुआ है। मुल्क में 22 से 29 अक्टूबर तक की कार्रवाइयों के जो आदाद शुमार हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बिजली चोरों से बताया जा रहा है 4.59 बिलियन रुपए जो हैं वो वसूल हुए हैं और इसके अलावा 5,448 से ज़ायद अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। तो वो सारे मामला जिसमें हम कह रहे थे कि डॉलर की जो स्मगलिंग थी और डॉलर रेट को जो मैनेज किया जा रहा था उसको कंट्रोल किया, फिर ये सारे मामला, तो असरा आपको नज़र आ रहे हैं असरात? बिल्कुल ऐसे ही। इसी पे बात करने के लिए माहिर मौशत हाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हाकान साहब आपके वक्त का। मईशत के हवाले से यकीनन एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम देख रहे हैं तो खासी हमें बेहतरी नज़र आई है और 100 इंडेक्स 53,000 की सतह भी अबूर कर गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि सस्टेन करेगा ये? मार्केट जो है वो सर्टेनिटी को बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं और उसको उससे बहुत कंफर्ट लेती हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो सर्टेनिटी क्रेव करते हैं। अगर आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान में थोड़ी सी पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है वो दिखाई दे रही है। 8 फरवरी की डेट आ गई है, इलेक्टोरल साइकिल जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ थोड़ी सी इकोनॉमिक सर्टेनिटी, IMF का प्रोग्राम जो है वो वक्त पर IMF के आने को ही ये समझा जाए कि पाकिस्तान एटलीस्ट अपने अहदाफ जो हैं उनको बॉल पास में मीट कर रहा है। एक्सटर्नल पे चैलेंजेस हैं, फिस्कल को लार्जली मीट कर रहा है। जो आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट की गुंजाइश होगी। एनर्जी पे जैसे आप सही कह रही थी कि कुछ क्रैकडाउन की वजह से कुछ कलेक्शन जो है वो बेहतर हुई है, कुछ प्राइसिंग चेंजेस किए हैं। सो IMF का वक्त पे आना, फिर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी जो है वो भी अच्छी दिखाई दे रही है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम सेक्टर है, पाकिस्तान की गैस कंपनी जो है, उनके जो रिसोर्स हैं उनको अच्छा इसलिए ट्रीट किया जा रहा है कि प्राइसिंग चेंजेस जो सर्कुलर डेट का बिल्डअप है वो कम होगा इस साल। फिर आप ये भी देखिए कि कुछ अर्ली ग्रीन शूट्स हैं ऑन दी एग्रीकल्चर साइड। मैं जब भी देख रहा था कॉटन की क्रॉप 1 अक्टूबर तक 82% हायर है लास्ट ईयर से। दैट्स अ बिग नंबर। लास्ट ईयर तो बहुत ही मतलब डिसमल नंबर था जो 6.8 मिलियन बेस के करीब हैं। कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। अगर आप इन सब चीजों को देखें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस सा डेवलप होना शुरू हुआ है कि द फ्यूचर इन्फ्लेशन वाइज दी मॉनेटरी टाइटनिंग जितनी होनी है वो। खाकान साहब, जिस तरह से जब आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की। आपको ऐसा लगता है कि आज अब इंतखाबात की तारीख भी अनाउंस हो गई है? जैसे जैसे एक तो हम इंतखाबात के करीब जाते जाएंगे, फिर इंतखाबात का होना और किसी ऐसी जमात का आना जो कि अब तो निगरान हुकूमत सब कुछ देख रही है, लेकिन जब हुकूमत प्रॉपर बन जाएगी तो उसके बाद आपको लगता है कि जो मौशी हालात हैं हमारे मुल्क के बेहतर होंगे?
देखिए, वी डोंट हैव अ चॉइस रियली। मतलब आने वाली हुकूमत को तो ये समझना पड़ेगा ना कि जहाँ पे खड़े हुए हैं वो कोई अच्छी जगह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से मतलब स्मगलिंग को रोका, रुपए की जो कदर है उसको बेहतर किया, IMF के 23 प्रोग्राम में है। ये सारी चीजें मुल्क के लिए अच्छी तो नहीं है ना। अब उन्होंने एनर्जी सेक्टर को प्राइसिंग से आगे लेके एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करना है, प्राइवेटाइजेशन होनी है मुल्क में, SPR की टैक्स GDP ठीक होना है, ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को तैयार करना है, डीरेगुलेट करना है, आसानियां पैदा करनी है, डोमेस्टिक की बहुत चैलेंजेस हैं कर लानी है। तो ये सारी काम जो है आने वाली हुकूमत के लिए तो इट्स बिकम मस्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो हम सीरियस उम्मीद रखते हैं कि आने वाली हुकूमत जो इस वक्त थोड़ा सा अगर आपको अर्ली ग्रीन शूट्स हैं, एक जिसे आप कहेंगे कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड को रोकने की या रिवर्स करने की, तो उसको आगे लेकर चलना तो उनके लिए लाजिम और मलजूम है। और एट ए डीपर लेवल जो आप कहें जो डीपर चेंजेस इकोनॉमी में जरूरी है। हम अभी तक हमेशा सतही चेंजेस को या जिसे कहते हैं प्राइसिंग चेंजेस को रिफॉर्म नहीं कहते। असल रिफॉर्म तो आएगा कि आपने वाकई स्मगलिंग रोकी हो, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रीथिंक किया हो। दिस इज रियल रिफॉर्म, गुड पॉलिसी रिफॉर्म। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी बात को लेके खुर्रम शहजाद साहब की जानिब जाऊंगी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। खुर्रम साहब, हम बात कर रहे हैं कि मईशत में कुछ बेहतरी आई है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमें खासी बेहतरी देखने को मिली है। निगरान हुकूमत की हम बात कर रहे थे, उनकी जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं, क्या लगता है आपको सर ये इकदाम किस हद तक कारगर साबित हुए हैं और आने वाली जो हुकूमत होगी उन्हें इन्हीं को लेके आगे चलना होगा? खाकान साहब, आपकी जानिब यही सवाल लेके आऊँगी। जिस तरह से सर हम बात कर रहे थे कि निगरान हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छे इकदाम उठाए गए, सर हमने ये देखा कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है पिछले सारे काम ज़ीरो हो जाते हैं और फिर वो अपने काम जो हैं वो स्टार्ट करते हैं अपनी। उनसे भी अब हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम मईशत के हवाले से बात कर रहे थे, निगरान हुकूमत के इकदाम के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो क्रैकडाउन्स किए गए हैं और जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, उसकी अब समरात हमें मिलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ जो थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी हमें नज़र आई है पॉलिटिकल, उसके असरात भी आए हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ की अगर हम बात करें तो तेज़ी देखने को मिली। 100 इंडेक्स 53,000 की सतह अबूर कर गया है और इस तरह से 533 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 53,190 की सतह पर ट्रेडिंग हो रही है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे महंगा हुआ है, 284 रुपये 25 पैसे का हो गया है। तो ओवरऑल जो मईशत की सूरत हाल है उसमें हमें कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद ये कह रही थी कि हमने तमाम जो अहदाफ थे IMF की जानिब से वो कोशिश की है कि हम उन्हें पूरा करें। खुर्रम शहजाद साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मईशत में कुछ बेहतरी आ रही है, कितना पॉजिटिव आप इसको देख रहे हैं और आपको लगता है कि आने वाले दिन जो हैं वो बेहतरी की जानिब हम जा रहे हैं? जी देखिए, एक तो जो इलेक्शन की बात की गई है, इलेक्शन की एक डेट फिक्स हुई है, इसकी वजह से क्लैरिटी जो है थोड़ी सी आई है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इन्वेस्टर्स का, थोड़ी सर्टेनिटी का जो है वो बहाल हुआ है। तो मेरे ख्याल में लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। खुर्रम साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? उसकी वजह से आपके रुपए की जो स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू होने लगती है। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हैं, लेकिन बात वही है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, कैसे प्लान करेगी, इस सिचुएशन को जो है वो हैंडल करती है। खुर्रम साहब, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, बहुत माजरत, आपसे दोबारा रब्ता करने की हम कोशिश करते हैं। मईशत के हवाले से बात कर रहे थे और खुर्रम साहब ने स्टार्ट अपनी गुफ्तगू का यही किया कि जो हमें इंतखाबात की तारीख के हवाले से ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ आ रही है मुल्क में, उसके असरात हमें इकॉनमी पे भी आना शुरू हो गए हैं और नज़र भी आ रहे हैं। इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो यकीनन ये पहले भी कहा जा रहा था कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बड़ी नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है इकॉनमी के लिए, और हमारे लिए स्टेबिलिटी जो है ब्रेक लेकर आती है। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट की, लेकिन जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप की नहीं बल्कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसके नए सेटअप की, क्योंकि आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख को ज़का अशरफ साहब की मुद्दत पूरी हो रही है। तो ऐसे में क्या माहौल है, क्या होने जा रहा है? शाहिद आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म से, और बताया जा रहा है कि वो फिर आज PCB भी गए थे, उनकी वहाँ भी मेल मुलाकात थी, पता नहीं हुई है वो या नहीं हुई, ज़रा कुछ लेटेस्ट बल्कि मुलाकात हो गई, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये मुलाकात में अब उन्होंने क्या, वो खुद चेयरमैन PCB बनने जा रहे हैं या चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बनने जा रहे हैं, या उन्होंने ज़का अशरफ साहब तक कोई मैसेज कन्वे किया और मिलकर कोई काम करने का माहौल बन रहा है? क्या इस वक्त खबरें, ज़रा चौधरी अशरफ साहब से जान लेते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, इस मुलाकात का फिर क्या नतीजा निकला? ज़का अशरफ साहब रुक रहे हैं या आफरीदी साहब जो हैं उनकी एंट्री हो रही है? नहीं, ऐसी बातों में अभी कोई सदाकत नहीं है कि चेयरमैन PCB अभी अब अपने ओहदे पर रुकेंगे मजीद, क्योंकि उनके हवाले से जो समरी वजीर आजम को भिजवाई गई है वो उसके हवाले से कल कोई फैसला आने का इम्कान है। लेकिन ताहाल अभी आज शाम तक कोई किसी किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने भी कहा कि ना उनको कोई एक्सटेंशन दी गई है, ना ही उनको ओहदे से काम करने के लिए रोका गया है। अच्छा, तो शाहिद आफरीदी से जो मुलाकात हुई है ये किस तनाजुर में? जी, आज चेयरमैन जो शाहिद अफरीदी है, साबिक कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो चेयरमैन PCB के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी की 2 रोज कबल कोयटा में फाउंडेशन जो उनकी है, बलोच फाउंडेशन है, उस हवाले से वहाँ पर उनकी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्रिकेट के हवाले से मामला ज़ेर बहस आए थे, तो जिस पर वज़ीर आज़म ने उनको हदायत की थी कि आप लाहौर जाएँ और चेयरमैन PCB के साथ मुलाकात करें और उनसे क्रिकेट के हवाले से बात करें कि क्या मसाइल हैं। तो जिस पर आज वो PCB हेडक्वार्टर आए थोड़ी देर के लिए, उनकी मुलाकात आधे घंटे से भी कम वक्त पे रही, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने एक निजी TV चैनल पे भी बैठना होता है, फिर वो उसके लिए निकल गए थे। उस मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक उन्होंने जो नौजवानों को ग्रूम करने के लिए हवाले से उन्होंने उस पर बात की है, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म का पैगाम भी जो ज़का अशरफ हैं उनको पहुंचाया है कि मुस्तकबिल के हवाले से क्या हिकमत अमली बनानी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम भारत में मौजूद है। इस हवाले से कोई भी फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं करना चाहते वज़ीर आज़म, ऐसी कोई इतलात आई हैं, लेकिन हतमी तौर इनके बारे में कहना, क्योंकि अब समरी वजीर आजम हाउस में पड़ी है, वजीर आजम अगर आज रात ही उस पर साइन कर देते हैं उनको एक्सटेंशन देने या ना देने के हवाले से, तो उस पर ही नया लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी नजरें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया है, उनकी भी नजरें इस्लामाबाद पर लगी हैं कि उस समरी के हवाले से क्या फैसला सामने आता है। अभी तक ज़का अशरफ साहब से भी हमने मैसेज पे रब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक्सटेंशन के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही मैसेज का उन्होंने जवाब दिया है। चलें, यानी ये एक वो जगह है कि जहाँ पर एक्सटेंशन क्लियर नहीं है, बाकी तो पहले ही पता चल जाता है। खैर मामलात, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़का अशरफ की एक्सटेंशन अभी तक जो है वो गू मगू की कैफियत में है। आज रात को साइन हो गया तो एक्सटेंशन है, ना हुआ तो फिर टेंशन है। देखना यह है कि कल अब क्या फैसला होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। खदीजा शाह को FIA लाहौर ने जेल से हिरासत में ले लिया है। मुलजिमा खदीजा शाह जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश हुई। 9 मई को खदीजा शाह ने इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए। वकील FIA अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया है और खदीजा शाह के केस को वेटिंग में रखने की इस्तदा की गई है। अदालत ने खदीजा शाह के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली है। खदीजा शाह जिनको गिरफ्तार किया गया है, अदालत ने खदीजा शाह के वकील की इस्तदा को मंजूर भी कर लिया है। ये आपको लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं। खदीजा शाह के हवाले से अदालत ने खदीजा शाह के वकील की जानिब से जो इस्तदा की है उसको भी क्योंकि उनकी जमानत हुई थी एक मामले में, फिर ये क्योंकि साइबर क्राइम का मामला है तो FIA ने उनको हिरासत में ले लिया है। अब ये वेटिंग में क्यों डाला है इनके केस को उनके वकील ने, ये इंटरेस्टिंग होगा डेफिनेटली आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि बादल छाए रहते हैं ऐसे मामलात पर और फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, मतला जो है वो अब्र आलूद हो जाता है। और यही इस वक्त लाहौर का मौसम भी है, हर तरफ जो है वो धुआं धुआं सा है, आँखें जल रही हैं, सीना जो है वो कुड़ रहा है और उसकी वजह स्मॉग है और कोई वजह नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 335 रिकॉर्ड की गई है। स्मॉग के बाइस मुतअद्दिद बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। नाक, कान, गले की बीमारियां बढ़ गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख कर लिया है, जबकि माहिरीन सेहत कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ यही है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए और गैर ज़रूरी घर से ना निकला जाए।
तो ये तमाम तर प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करना है स्मॉग के पेश नज़र। लाहौर हाई कोर्ट ने खैर आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का भी हुक्म दे दिया है, यानी वो फैक्ट्रियां जो कि आलूदगी फैलाने का सबब बन रही हैं। वैसे तो तमाम फैक्ट्रीज ही ऐसी हैं, यहाँ पे कोई भी लॉस को फॉलो नहीं कर रही जो बनाए जाते हैं, लेकिन अब जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं और इन्हें सील किया जाए अदालत बयान हल्फी देने तक, डीसील ना करे, लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है। जबकि बयान हल्फी ये दें कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार भी कर दिया जाएगा। तो बहुत सख्त मामला हो गए। अदालत ने स्कूल और कॉलेजेस में स्मॉग से बचने के लिए आगाही देने की भी हिदायत कर दी। अलबत्ता ये जो फैक्ट्रीज़ हैं जो हम हर सीज़न में सुनते हैं, जब स्मॉग आ रही होती है या ये मौसम शिफ्ट हो रहा होता है गर्मी से सर्दी का, तो हम बोलते हैं स्मॉग के तदारुक के लिए कोशिशें हो रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट में केस भी लग जाते हैं। लेकिन इस बार ये कहा गया अगर ये फैक्ट्रियाँ आइंदा खिलाफ वर्जी करें तो इन्हें फिर मिसमार कर दिया जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया काम और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी और आपकी सेहत का मामला है। खैर, और रियासत पाकिस्तान की सेहत पर जो आप कह लीजिए असरात थे दहशतगर्दी में सहूलतकारी के या दीगर मामलात के, कुछ लीकेजेस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उस पर फिर एक डेडलाइन दे दी गई और उसके बाद अब उस डेडलाइन के बाद ऑपरेशन का आज तीसरा रोज़ है। हम बात करें गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जिनके खिलाफ ऑपरेशन आज तीसरा रोज़ भी जारी रहा है। कराची में आज अफगान बस्ती में गन्ना मंडी में ऑपरेशन हुआ, 25 अफराद को यहाँ से हिरासत में लिया गया और यूँ मजमूई तौर पर 2 रोज़ में 112 अफराद की शनाख्त हुई है। 85 जो हैं वो होल्डिंग कैंप मुंतकिल हुए हैं। जेलम की बात करें तो यहाँ पर 98 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया, 78 को जो है वो कैंप्स लाया गया। मुल्क भर से अब तक 1,62,000 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ 19,344 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर गैर कानूनी गैर मुल्कियों के सामान पर हाथ साफ करने का भी इंकशाफ हो रहा है। शिकायत पर IG इस्लामाबाद ने नोटिस दिया है, मुतल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया है। ये हैं तो लेटेस्ट मामला। लेटेस्ट अब डेट्स थी ये गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम गैर मुल्कियाँ उनके हवाले से। वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ ने एक बार फिर इसका ऐलान कर दिया है। लाहौर जाती उम्रा में नमाज जुमा के बाद पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू उन्होंने की और कहा कि मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, मुल्क को दोबारा तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है और वह कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अभी तो वो कह रहे हैं, उनके आने से पहले मरीम नवाज़ यही कह रही थी और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं उनका भी यही अंदाज़ा था और यही सोच थी कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वैसे उन्होंने कहा था जैसे ही वापस आएंगे तो नहीं, आप ये देखें कि वो बार बार कहते रहे कि 2017 वापस लाओ, 2017 वापस लाओ। पता नहीं 2017 तो वापस खैर आ ही नहीं सकता, लेकिन 2017 में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 53,000 पॉइंट्स पर थी। तो 2024 आने से पहले या नवाज शरीफ के आने के बाद वो फिर 53,000 पे चली गई। फिर ये कि उस टाइम पे इनके लिए मुश्किलात नहीं थी, अब इनके लिए फिर मुश्किलात नहीं है। तो 2017 तो वापस नहीं आता इन टोटलिटी, लेकिन 2017 वाली फील वापस आ सकती है। वो बिल्कुल ऐसे शायद यही कहा जा रहा है। हाँ, वो चाह रहे थे और वो उनको मिल रही है, तो अच्छी चीज़ है। और ये कॉन्फिडेंस का बाकायदा आगाज़ हो चुका था लाहौर के जलसे से और उसके बाद अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तारीख भी आ गई है, जब अगले दिनों में जाके जलसे जुलूस का माहौल होगा तब भी आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीरों में ये कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, ये रिफ्लेक्शन मिलेगी। लेकिन 8 फरवरी के बाद और 8 फरवरी तक कितना रिलीफ मिलता है, कितना सुकून मिलता है, कितना जो है वो आप कह लें लीवे मिलता है, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर 8 फरवरी के बाद जो उनकी चौथी बार की तैयारी है वो पता चल जाएगा कि कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही है और हमेशा ही ऐसा होता है कि शायद कोई दूसरी बार बन जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है चौथी बार बने, कोई दूसरी बार भी बन सकता है देखने, लेकिन उसके चांसेस ज़रा कम ही लग रहे हैं उबैद, अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच अपनी रखें। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हम खेल के मैदान में कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो देखना यह है कि इस दफ़ा कोई हमें यहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है या वही सिचुएशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो होगी। फैसलाबाद से खबर हम देते हैं। झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर में आग लग गई है, ये बताया जा रहा है, और रेस्क्यू की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, ये तर्जुमान बता रहे हैं। वजह क्या बनी है और किस तरह से ये हादसा पेश आया है ऑयल टैंकर में आग लगने का, ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके।
फैसलाबाद झुमरा रोड जहाँ पे ये हादसा पेश आया। 5 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, तो यकीनी तौर पर ये इस वक्त एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है इब्तदाई तौर पर जो खबरें आ रही हैं। लेकिन ये इसके इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ थी, ये क्राउड थी, या पार्किंग में था, या टैंकर, ये अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता ये जो ऑयल टैंकर है, ये हादसा एक हम देख चुके हैं, और इस तरह के जो ऑयल से लदे हुए पूरे टैंकर्स होते हैं, ये कितने ख़तरनाक हैं, इसका आपको और हम सबको इदराक है। तो हम तवक्को करते हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, और टीम फौरी तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पहुँची है और इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की मईशत की खैर खबर लेते हैं, जिसने एक आज बहुत अच्छी खबर हमें दी है, और वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6.5 साल बाद जो है वो 53,000 पॉइंट्स की जो हद है उसको अबूर कर गई है। 53,000 की हद से ज़्यादा चला गया है मामला, और ये 6.5 साल बाद हुआ है। लास्ट टाइम ये 2017 में था, और इसमें बहुत सारे मामलात हैं, ये जैसे पाकिस्तान मिनरल समिट की आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो ओवरऑल हमारा क्रैकडाउन था बिजली चोरों के ख़िलाफ़, उसके अलावा जो लीकेजेस थी, टैक्स की जो चोरी थी, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू हुई, फिर साथ ही साथ रुपया जिस तरह से तगड़ा हुआ, डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ, फिर साथ ही साथ इन मामलात में SIFC ने बड़ा किरदार अदा किया, और SIFC के फिर जो ज़ेली मामलात हैं, जिसमें ये मिनरल समिट था और दीगर मामलात थे, तो इन सब को अगर मिलाकर देखा जाए तो वो मेजर्स जो लिए गए, जिसमें रियासत पाकिस्तान, यानी इसमें आप कह लीजिए कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत भी शामिल है, जिसमें ये निगरान हुकूमत भी शामिल है, और फिर इसमें जो आर्मी चीफ़ का अपना एक इसमें अमल दखल रहा है, उनका इंटरेस्ट रहा है, और उन्होंने कहा था कि हम इसमें भरपूर मदद मुआवनत फराम करेंगे। तो ये सारे इक़दामात मिलाकर जब मिलकर मेहनत हुई, कोशिश हुई, तो उसके ये समरात, असरात और नताइज हैं जिसको आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो जारी है। FBR हुक्काम को रेवेन्यू, टारगेटेड रिफंड्स, अदायगियाँ और टैक्स में छूट पर ब्रीफिंग दी गई है। FBR ने रिपोर्ट आलमी मालियाती इदारे के वफ़द के साथ शेयर कर दी है। रिपोर्ट ये बता रही है कि जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया है। इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी भी की जा रही है, जबकि पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी गई। रेवेन्यू, टारगेटेड रिफंड्स, अदायगियाँ और टैक्स छूट पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है। IMF की शराइत के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। तो ये IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसका सिलसिला जारी है, और रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जो टारगेट दिए गए थे उनके बारे में भी ब्रीफ किया जा रहा है। मुल्की सालमियत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत और अस्करी क़यादत बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे का प्लान बनाए बैठी है। गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला कर लिया गया है। मुल्क में 22 से 29 अक्टूबर तक की कार्रवाइयों के अदाद शुमार भी जारी हो गए हैं। इसके मुताबिक बिजली चोरों से 4.59 बिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। 5,448 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, कुछ तो नहीं, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, 5,448, और इसके साथ साथ 59.4 बिलियन रुपए जुर्माना भी इनसे वसूल किया गया है। ये वो तमाम इक़दामात थे जो कि उठाए गए, क्रैकडाउन किया गया, और उसके मुस्बत असरात भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि कड़ी से कड़ी मिल रही है, और उसके बाद उसके असरात आना अब शुरू हो गए हैं। खैर, कड़ी से कड़ी मिल रही है, और इस बीच छड़ी भी चली है, और उसके बाद फिर ये सारे मामला ये सारी कड़ियाँ आपके सामने हैं कि किस तरह से बेहतर हुए हैं। और इसमें एक चीज़ ये हम बार बार जब ये कहते हैं कि ये बेहतर हो रहा है, तो ये बेहतर एक इसका फौरी असर है और एक इसका लॉन्गर रन में असर है। एक तो ये कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ तो क्रैकडाउन के असरात काफ़ी अरसे तक आपको महसूस होंगे और होने भी चाहिए। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज में अगर सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो बड़ा खुश है, मुतमईन है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें अब अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी बुनियाद पर यह मईशत चलेगी, उसको बेहतर करने की तरफ भी अब तवज्जो देने का मौका मिलेगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी तेज़ी रही है। 100 इंडेक्स 53,000 की जो सतह है उसको अबूर कर गया, जैसे कि हम मुसलसल इसको आपके सामने बार बार रजिस्टर करवा रहे हैं, बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं। 100 इंडेक्स में 533 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 53,190 की सतह पर ट्रेडिंग हुई है। दूसरी तरफ इंटरबैंक की बात करें तो यहाँ पर डॉलर 82 पैसे महंगा हुआ है, 284.25 पैसे का हो गया है, 284 रुपये 25 पैसे। और गुज़श्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 283 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 284 रुपये 50 पैसे पर फ़रोख्त हो रहा है। तो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो डिफरेंस है वो तो खैर नहीं है,
लेकिन एक चीज़ ये है कि क्रैकडाउन हुआ था तो मुसलसल नीचे ही आ रहा था डॉलर और रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा था, लेकिन अब रोज़ाना ये 40 पैसे 50 पैसे की जो फ्लक्चुएशन है जिससे डॉलर ऊपर जा रहा है, तो पता नहीं शायद थोड़ी सी तवज्जो इधर उधर हुई है, इस वजह से ही हो रहा है, या ये नेचुरल है, मतलब ये ऐसा अगर गलती से हो रहा है तो तवज्जो इस तरफ कर लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल ऐसे, और अगर नेचुरल हो रहा है तो हम कहेंगे कि फिर ये सस्टेन करे, ज़रा और बेहतरी भी आए इसमें। खैर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि 6.5 साल बाद 53,000 की हद अबूर कर गई है, और इसके साथ साथ मैशत में हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है। डॉलर के हवाले से भी आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि कुछ हमें फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम तर सूरत हाल से गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे हम जान लेते हैं। और अच्छी एक ख़बर है, यकीनन वो भी खुश होंगे। हम जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा, ये खुशी हमारी आर्जी तो नहीं है, ये खुशी कब तक रहेगी और इतनी बेहतरी जो आ रही है हमारी मईशत में, क्रेडिट किसको देंगे आप? जी, जिस तरह से आपने कहा कि मईशत में जो बेहतरी के इशारे हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं, ये 1-2 दिन से तो नहीं होता। पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई थी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, उनके समराज जो हैं वो अभी मिलना शुरू हुए हैं। ज़्यादातर जो इसमें किरदार आ रहा है, क्योंकि अब स्पेंडिंग बिल्कुल ज़ीरो है पाकिस्तान में। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो जिस तरह से केयर टेकर जब से आए हैं तो इनकी स्पेंडिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होती हैं। तो एक तो स्पेंडिंग ये हम करेंगे कि पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ज़ीरो है, उसकी वजह से भी तकरीबन 200-250 अरब जो है उससे ज़्यादा का तकरीबन पाकिस्तान को इसमें आप ये कह लें कि पैसे बचे हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो मुंतखब लोग थे उनको ये डर था कि हम अगर रेट बढ़ाएंगे गैस के, बिजली के और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर हम उनको करेंगे तो अल्टीमेटली वो सारा जो मलबा है वो सियासी तौर पे उनके ऊपर गिरेगा। तो उन्होंने नहीं किया, इन्होंने ये सारा कुछ जो है वो कर लिया। इसके साथ ये भी है कि जो एक ड्राइव चली मुख्तदर हल्कों की जानिब से, जिसका फैसला किया गया था कि डॉलर जो है उसको अपनी ओरिजिनल कीमत के ऊपर लाया जाए, उसका बहुत बड़ा किरदार है इसमें। उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा डेफिनेटली पाक फौज और उसके इदारे जो हैं अलाई, उनका बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने इस हवाले से, और फिर जो स्मगलिंग रुकी उससे भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई। और फिर इसके बाद ये है कि गुलाम मुर्तज़ा आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये जो तमाम तर इक़दाम थे, लेकिन एक चीज़ जो आपने कही है कि जो साबका हुकूमत थी PDM की, अगर हम बात करें तो उसमें बड़े सख्त फैसले हुए। ऐसे ही नहीं, नून लीग कह रही थी कि हमने रियासत को बचाया है, अपनी सियासत को कुर्बान किया है। तो ओवरऑल जो है उनके जब PDM हुकूमत थी तो बहुत ज़्यादा महंगाई की शरह भी रही और आवाम खासे परेशान भी रहे। अब हम निगरान हुकूमत के दौर में भी देख रहे हैं कि एक महंगाई का दौर आया, लेकिन कुछ रिलीफ भी दिया गया, कुछ इक़दाम उठाए गए। तो ओवरऑल जो ये क्रेडिट है और सहरा है वो तमाम तर ही हुकूमतों को जाता है। PDM ने भी कुछ काम किया इस हवाले से, कुछ महंगाई उनके दौर में ज़्यादा हुई तो फिर उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, और निगरान हुकूमत में भी हम इसी तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। आते ही उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और कहा कि कुछ सख्त इक़दाम करना होंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन उन्होंने कुछ कमी भी की है। अब IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ बेहतरी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेकर आएंगे। शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। मईशत की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ बेहतरी आई है, और इससे पहले हम देख रहे थे कि कहा जाता था कि मईशत की सूरत हाल बहुत बुरी है और ये कुछ उम्मीद भी हमें नज़र नहीं आई थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि हमें उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। ब्रेक की उम्मीद बनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आगे चलते हैं हम जरा खेल, बाकायदा खेल। वैसे तो खेल के बहुत सारे होते हैं, आप कह लें मोड्स, लेकिन ये बाकायदा खेल है और इसमें ज़रूरी ये है कि अब यहाँ पे इस सिस्टम को कौन चलाएगा ये भी तय होना है। तो आज आखिरी दिन है तकरीबन ज़का अशरफ साहब का। कल के दिन उन्हें एक्सटेंशन के साथ एक नई ज़िंदगी मिलती है PCB में, या उन्हें घर जाना होगा और शाहिद आफरीदी शायद जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। भी कुछ खबरें, मामलात क्या हैं क्या नहीं, इन सबको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलबत्ता जो हुआ है ज़रा क्विकली आपको बता दें। आज शाहिद आफरीदी और ज़का अशरफ की मुलाकात हुई है। ये उस मुलाकात के मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शाहिद आफरीदी ने सराहा है ज़का अशरफ की कोशिशों को, काविशों को, और ज़का अशरफ ने कहा कि आप काम करें। उन्होंने कहा कि मैं प्लेयर्स की ग्रूमिंग कर सकता हूं, और ये वो प्रेस रिलीज़ है
जो कि आई है, या एक एलामिया है इस मुलाकात का जो कि जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले शायद खान आफरीदी साहब की, लाला की मुलाकात हुई थी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से, और उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स को लेके कुछ ये हो सकता है, वो हो सकता है, इंप्रूवमेंट्स की बात की थी, तो उन्होंने कहा था आप चले जाएं। और फिर इस तरह से वो सवाल भी सामने आया, शायद उन्होंने इस मीटिंग में ये भी पूछ लिया हो कि जगह साहब फिर आपने रुकना है, आप जा रहे हैं, फिर या मैं अपनी CV दूं, क्या करना है, वो मुझे भी कहना है काम करने का, इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन वो जाहिर है एलामिया में नहीं आएंगी, वो कोई हमें क्यों बताएगा, वो तो बाद में बताया जाएगा चौधरी अशरफ साहब ने भी डिनाई कर एक्सटेंशन दिया नहीं कि हुई। भाई अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम उसामा मान साहब को इंट्रोड्यूस करवा दें शायद स्टूडियो में बैठे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मन साहब, थैंक यू सो आप आए हैं, और क्या सीन है, क्या खबरें आप लेटेस्ट लेके आए, क्या पता चल लग रहा है जी कोई बड़ी चेंजेस होने वाली हैं जिस तरफ। अभी कोई क्लेम इसलिए नहीं कर रहा, आपको पता है खबरें इस तरह जब आती हैं अभी एक आखिरी कोशिश चल रही होगी ना एक्सटेंशन की, बिल्कुल आखिरी वक्तों में दबाव बहुत बढ़ जाता है, हो सकता है चेयरमैन चेंज हो। और शाहिद आफरीदी की जो मीटिंग्स इस तरह चल रही है ना, कल इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से, आज चेयरमैन PCB से, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से, तो लग यही रहा है कि आफरीदी, और मैं इनके अभी थोड़ी देर पहले इनके ही शो पे, इनकी ट्रांसमिशन पे इनको सुन रहा था, तो लाला कह रहे थे कि अगर कोचेज जो हैं अच्छे, उन कोचेज पे बड़ी बात, कोच तो नहीं बनेंगे कि जी कोचेज पे नहीं, बात ये कह रहे थे कि मैं कोचेज की सैलरीज बढ़ाने की बात करूंगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बड़ा जोर से उन्होंने कहा, इनका जो इंतखाबी मंशूर, हाँ जी, जो इनका फोकस था ना उस बात में, वो उस पर था कि मैं कोचेज की सैलरी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और फिर बहुत लोगों ने एग्जांपल्स दी कि यानी इससे एक दो चीजें सेट हो गई ना, ना ये हेड कोच होंगे, ना ये चीफ सेलेक्टर होंगे। हाँ जी, तो ग्रास रूट लेवल और से क्या होंगे ये? देखें, मेरा ख्याल है एडवाइजर टू चेयरमैन, एडवाइजर या मेंटोर के रोल में आई थिंक ये आ जाएं, क्योंकि लेकिन मेंटोर फिर जो कोचेज हैं उनकी सैलरी तो डिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, प्रोग्रेटिव सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का है। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल इंडोर्स कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। और ये शायद एडवाइजर वाला रोल जैसे आपने कहा, उसमें मुझे ज्यादा फिट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एडवाइजर का इनका रोल शायद कहीं ना कहीं फिट तो होने जा रहे हैं। जिस तरह ये भाग दौड़ रहे हैं ना, तो कुछ होने वाला है। इसमें एक चीज और भी हो सकती है, शायद हम इसको जरा डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं ना। ज़काशफ साहब के पास तजुर्बा है PCB को चलाने का, उसके जो ऑपरेशनल मामला हैं, ब्यूरोक्रेटिक मामला हैं, वहाँ के जो इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं, बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट को चलाने के लिए शायद वो ये भी हो सकता है कि एक चेयरमैन है और एक अनडिक्लेयर्ड डेप्यूटी चेयरमैन है, बिल्कुल एडवाइजर की सूरत में, किसी और रोल में हो भी सकता है उनके एडवाइजर आए हुए, माजी में भी हमने देखा है ऐसे एडवाइजर आए हुए हैं। और क्योंकि PCB पे आजकल क्रिटिसिज्म बड़ा हो रहा है, कौमी टीम की हालत भी आपके सामने है, तो शायद इसलिए ये एडवाइजर के रोल में मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अच्छा चलें, आज ये भी बात कर लेते हैं, आज किसकी हार हमारी जीत के लिए और सेमीफाइनल में रसाई तक के लिए जरूरी है? अच्छा, हमारा मौसम के साथ मुकाबला है कल। वेदर इज द मेन फोर्स वी नीड टू बीट। अच्छा, क्योंकि कल वहाँ पे बेंगलुरु में बारिश का है। अभी मैंने वेदर अपडेट देखी है, तो 1 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये तो हमारे लिए काम खराब है, हमारे लिए काम खराब है। मैच होना बहुत जरूरी है, मैच टाई नहीं हो सकता। मतलब हमारा मैच तो अर्ली नहीं है, हमारा मैच सुबह को है 10 बजे हमारे टाइम पे बारिश आ गई। हाँ जी, बारिश शाम को है। अब दोपहर 1 बजे से 50%, कहीं 60, कहीं 70 ये चांसेस हैं। लेट्स सी कि मुझे लग रहा है कि मैच हो जाएगा। ओवर शायद कट करने पड़े उनको, ओवर्स कम करके शायद ये कुछ भी हो, बस मैच हो, यानी मैच हो जाए, रिजल्ट एक पॉइंट अगर मिल गया तो हमें सामान बांध देना है। बिल्कुल। और दूसरा आपने पूछा हमारे चांसेस का, आज का अफगानिस्तान अगर आज जीत जाती है, जो कि वो जीत रहे हैं, ये पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान को के ऊपर आ जाएंगे। मतलब हमें ये 4th से डिथ्रोन कर देंगे, 5th स्पॉट से खुद आ जाएंगे 5th पे। अच्छा, अफगानिस्तान, क्योंकि इनके हो जाएंगे 7 मैचेस में 8 पॉइंट, हमारे हैं 7 मैचेस में 6 पॉइंट। ये तो जीत रहे हैं, लेकिन इनके अगले 2 मैचेस हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसका मैं आपसे हिसाब लेता हूँ एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपसे इसका हिसाब लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। ओसामा हमें ब्रेक में बता रहे थे कि वो 2-3 दिन से वेदर चेक कर रहे हैं, और ये विश हमारी सबकी है कि कल बारिश ना हो, क्योंकि जो भी होना है हमें पॉइंट चाहिए। और पॉइंट हमें जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए। अगर पॉइंट मिला तो हमारी मौत है भाई। जीत चाहिए, मैच खत्म होगा हमारे फेवर में, हमने जीतना मैच बहुत जरूरी है। अच्छा, कल ये तो चक्कर नहीं है, कल हमारा न्यूजीलैंड मुझे ये बताया, मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें ये तो नहीं है कि हमने बहुत अर्ली मैच को कंक्लूड करके वो रन रेट को बेहतर करना है। 80-70 रन्स का, 80 to 85 रन्स का मैं पढ़ रहा था कहीं पे। हाँ जी, के है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बात रन रेट पे आएगी। न्यूजीलैंड का रन रेट हमारे से बहुत अच्छा है, हमें बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। हमारा फोकस यही है कि हम अपने 2 मैच जीते, हराने की दुआ करें, न्यूजीलैंड अपने बड़े मार्जिन से हराने की दुआ करें। हम तो बड़े दिनों से कह रहे हैं कि ये अब हमारे हाथ में 20% रिजल्ट है, 80% हम रिलाई कर रहे हैं और लोगों पे, दवाओं पे और बाकी चीजों पे। अच्छा उसामा, ये भी तो है ना कि अगर ओवर
ओवर्स हम कम करते हैं तो फिर वो एक और प्रेशर एलिमेंट, हम तो जागते ही जरा 20 ओवर्स के बाद हैं। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फिर वो पहली बारी वाला आज आई थिंक टीम के साथ जो उनके स्टाफ होगा, वो जो मैनेजमेंट में होते हैं लोग, वो उनको बता रहे होंगे कि कल मौसम ऐसा होगा और आवर बाय आवर उनको अपडेट दे रहे होंगे कि आपने टॉस जीत के बैटिंग करनी है, क्योंकि ये होता है कि अगर आप वो एडवांटेज रहता है तो उस एडवांटेज को गेन करने की हर कोई कोशिश करेगा। लेकिन फिर इसमें एक और दुआ मांगनी पड़ेगी, अब टॉस हम जीतें। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है कल, और बेंगलुरु की विकेट बैटिंग ट्रैक है, छोटा ग्राउंड है, ज्यादा रन्स बनेंगे। अगर बारिश ज्यादा रन्स तो न्यूजीलैंड ही बनाएगी, हमने कौन से छक्के मारना? हमने 357 चेज किया हुआ है, श्रीलंका का 324 जितना भी था हमारा, एक ही बार था। नहीं दोबारा भी हो जाएगा अभी, बड़ा बात। फिर 191 पे भी फारिग बॉयज ने, आप बॉयज जान में आ गए, आपने देखा लास्ट मैच में बॉयज के साथ मैं देख रहा हूँ एक चीज अच्छा कि आपने डिस्कस कर ली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बिल्कुल आखिरी ओवर में जाके जागे और वो सारे लोग जेलिन हो गए, मिल गए, और फिर वो एक दूसरे को गले भी मिल रहे हैं, और वो उससे पहले नहीं था, पहले तो एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे और माहौल जरा टेंस था। उस दिन सबने ट्वीट, उसके बाद नेक्स्ट मैच में पहली बॉल से शाहीन ने जब अटैक लिया तो टीम पूरी जेल्ड इन थी। बिल्कुल। क्या हुआ है, किसी ने कोई डांटा वांटा है? नो, आई थिंक इंजमाम का स्कैंडल काम कर गया। एक उस दिन ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसी दिन इंजमाम का वो स्कैंडल आया, खैर इंजमाम का रेजिग्नेशन आया, और बॉयज का आई थिंक नथिंग टू लूज वाली अप्रोच होती है इनकी, कि जब इनको पता है ना कि अब आगे कुछ नहीं है, अब हम हार चुके हैं, तो फिर ये जान मार के खेलते हैं। एक और चीज इंडिया और श्रीलंका की भी हम बात करेंगे, क्या हुआ इंडिया? इंडिया ने टोटली, इंडिया के सारे मैचेस वन साइडेड कैसे? जबरदस्त बॉलिंग हुई है इंडिया की, और वो लगता है ऐसे जैसे मैल्कम मार्शल बॉल कर रहे हैं, या डेनिस लिली बॉल कर रहे हैं, या वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स फाइनली टाइम फॉर इंडिया टू सेलिब्रेट देयर बॉलर्स। इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग लाइनअप की वजह से जानी जाती थी, अब आके आई थिंक वो प्राउडली कह सकते हैं बहुत अर्ली है ये कहना, क्योंकि इंडिया जैसी अपनी होम कंडीशन से बाहर जाएगा, कहीं भी और जाएगा, उसकी बॉलिंग ना चली, फिर बॉलिंग चलती है, वो घर के शेरों के लिए तो खैर मशहूर है ना। मोहम्मद शामी की हमेशा से अवे परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, सिराज की बहुत अच्छी है, ये वही टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हरा के आए थे, तो बॉलिंग इनकी अच्छी थी, अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही थी। अब इनके पास बैकअप्स बड़े अच्छे हो गए, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, वो शामी को लेके, और शामी ने 2-3 मैचेस में 14 विकेट कर दिया, 5-4-5, तो उनकी बॉलिंग। अच्छा, इसमें इंजरी से याद आया, हमारे भी एक बॉय के मसले चल रहे हैं, इंजरी का मसला हो गया, क्या सीन है? सुना है इब्रार आने लगा पहले दिन से जब शादाब गए हैं, वो मैच कौन सा था, साउथ अफ्रीका वाला था? हाँ जी, साउथ अफ्रीका वाले मैच कंकशन रूल हुआ था, हाँ, उनको क्या बाहर चले गए, बाद में वो बैठे रहे, सेलिब्रेट करते रहे, तालियां बजाते रहे, उछल कूद भी करते रहे, तो अक्सर लोगों ने ये कहा ट्विटर और अब का एक्स पे कि ये कुछ गेम और है, तो फखर ने भी तो कहा था घुटने का मसला है, और अगले मैच में आपने बैटिंग देखी है, तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। और फिर अब अचानक शादाब की जगह अबरार आ रहा है, क्या चक्कर है? आई थिंक कंकशन रूल से नहीं रिकवर हुए होंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होगा कि अभी तक इन्होंने रिकवर नहीं किया अपनी इंजरी से। तो अनऑफिशियल क्या हो सकता है? अनऑफिशियल ये होगा कि भाई तू परफॉर्म नहीं कर रहा, बैठ और इब्रार को चांस दे। इन पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इब्रार को नहीं खिला रहे, इब्रार रिजर्व में क्यों है? खैर ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखिए 45 डेज का टूर्नामेंट है, आप रिजर्व वाले प्लेयर्स को ऐड करने की इजाजत होनी चाहिए थी। 45 डेज आप उन 13 लड़कों के साथ, 15 लड़कों के साथ खेल रहे हैं जो पूरी दुनिया में लीग्स खेल के अब आगे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो इतना लंबा वो जो ड्यूरेशन है उसके लिए आई थिंक 17 या 18 प्लेयर्स। हसन रिकवर हो गए? हसन के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिट हैं, मुकम्मल पूरी तरह का। कल के मैच में कोई चेंजेस हैं? आई थिंक करेंगे चेंज, आई थिंक करेंगे चेंज कल के मैच में, एक्सपेक्टेड है। हमसे ज्यादा न्यूजीलैंड के इंजर्ड है, मैट हेनरी उनके फास्ट बॉलर इंजर्ड है, केन विलियमसन पहले ही बाहर हैं, क्या पता वो हमें समझ रहे हो कि ये सी टीम है, इनके साथ चलो हल्के लड़कों के साथ। उन्होंने पाकिस्तान में तो सी टीम ही भेजी थी, अब कल देखते हैं क्या करते हैं। उनका एटीट्यूड तो हमारी तरफ यही रहता है, खैर कल देखेंगे। आज दुआओं पे जोर रखते हैं हम हम दुआओं की तरफ चलते हैं, और आप क्योंकि दुआएं करेंगे इसलिए हम आपको इजाजत देते हैं, हम आपसे कल मिलेंगे अब इंशाल्लाह। अल्लाह।